7वीं क्लास में ढोर के नाम से जाना जाता था, डफर कहा जाता था, उल्लू का पट्टा कहा जाता था। AIEEE दिया और हजारों में रैंक आई, जो कि मेरे को याद भी नहीं है। तो हमने NIT भोपाल ज्वाइन कर लिया। पता लगता है कि भाई आकाश इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट आ रहा है NIT भोपाल के अंदर, और 5 सवाल उसने पूछे और मेरे पाँव कपकपाने लगे। क्यों? क्योंकि मैं एक भी सवाल नहीं बता पाया। एक दिन कॉल आता है कि सर आपका लेटर आ गया। आई वॉज शॉक्ड। लेटर कैसे आ सकता है मेरा? जब मैंने ये शायरी पढ़ी, मेरे पास एक ऑफर था 1,28,00,000 रुपए का। मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों? एक ऐसा बच्चा जो 7वीं क्लास में ढोर के नाम से जाना जाता था, डफर कहा जाता था, उल्लू का पट्टा कहा जाता था, जो पूरा टाइम अपना प्लेग्राउंड में निकाल देता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसको कैंपिंग और स्काउटिंग से मतलब रहता था स्कूल जाने में। अगर स्कूल में है तो या तो लेक्चर बंक करके आपका प्लेग्राउंड में रहेगा, और अगर स्कूल के बाहर है तो कोई ना कोई किसी ना किसी कैंप में इसका टाइम बीत रहा होगा। क्लासेस की बात करें तो पता ही नहीं कब कौन सा चैप्टर चालू होता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम इसका स्पोर्ट्स में निकल रहा था। अपनी नाकामियों पर जो इतना गुरूर करते हो, तुमने देखी कहां है अभी नाकामियां मेरी? ये एक नाकामी वर्ड जहां पर जो आ रहा है ना, आप नाकामी से क्या समझते हैं? कुछ नहीं होना। मैं समझता हूं नाकामी से सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य जैन, डायरेक्टर नीट काका जी, और बच्चे मुझे प्यार से एजे सर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। क्यों? कि मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। मैं MP के एक छोटी सी तहसील इटारसी से बिलोंग करता हूं। मेरा स्कूलिंग होता है केंद्रीय विद्यालय, एक सरकारी स्कूल है इटारसी में, वहां से। और ड्यूरिंग स्कूलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम या तो प्लेग्राउंड में कटा है या कैंप करते हुए कटा है। अब सबसे बेस्ट चीज जो होती है स्कूल में वो ये होती है कि मैं अपनी वाइफ सुरभि से मिलता हूं। दिस इज द बेस्ट मेमोरी ऑफ माई स्कूल। अब यहां से भाई 7वीं क्लास हुई, 8वीं क्लास हुई, 9वीं क्लास हुई। दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था कि नेशनल्स खेलना है, और नेशनल खेलने का इतना ज्यादा जुनून सवार कर लिया था कि भाई बिना उसके अब कुछ दिखाई नहीं देता था। पढ़ाई वगैरह सब मैंने साइड रख दी थी। अब जब नेशनल्स पूरा हो गया 11th में जाके और ब्रॉन्ज मेडल मिल भी गया, तो सबसे पहले सवाल आता है सामने कि अब 12th के बाद क्या करना है। क्यों? क्योंकि सारे दोस्त लोग बाहर जाने लगे थे। यहां पर या तो 2 ऑप्शन थे, जेई की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो। अब सारी चीजें कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। सबसे पहला कॉल लिया गया भाई 12th के बाद एक क्रैश कोर्स किया जाए। उस टाइम पे पीटी और AIEEE होता था, और क्रैश कोर्स करने के बाद AIEEE दिया और हजारों में रैंक आई, जो कि मेरे को याद भी नहीं है कि क्या रैंक थी एग्जैक्टली। अब सोचा कि क्या किया जाए, तो जानने पहचानने वाले लोगों ने सलाह दी कि सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब ड्यूरिंग कॉलेज जब चीज़ें स्टार्ट होना चालू हुई, यहाँ से एक पर्टिकुलर फेस चालू होता है मेरी लाइफ का, जो है कि टीचिंग। आज जब मौका मिला है इस जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आने का और कुछ वो बातें बताने का जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं जो स्टॉक को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चा मेरी इस जर्नी को जानेगा तो उसको पता लगेगा कि लाइफ में इंपॉर्टेंस किन चीजों को देनी है। जर्नी चालू हुई मेरी इंदौर जाके क्रैश कोर्स करने से। वहां पर AIEEE का क्रैश कोर्स किया, अच्छी खासी लंबी रैंक आई, याद भी नहीं है क्या रैंक थी। कॉलेज लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए। अब भाई 3rd सेम आता है और यहाँ पर बड़े बड़े सब्जेक्ट आते हैं, सोम टोम डोम, ऐसे थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। अब जब इनको पढ़ने की बारी आती है तो मैक्सिमम ऑफ द लोगों के यहाँ पर बैकलॉग लगते हैं। आपके लिए बैकलॉग क्या होता है? पीछे छूट जाना। इंजीनियरिंग में बैकलॉग होता है सप्लीमेंट्री आ जाना। तो काफी लोगों के बैकलॉग लगना यहाँ पर स्टार्ट थे, ऐसा सीनियरों से सुना था। बट जब मैंने पढ़ना चालू किया तो भाई पता लगा कि ये सब्जेक्ट सही तरीके से पढ़ा जाए तो ईजी है। अब मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, अपने दोस्तों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैक्सिमम ऑफ द लोगों का बैकलॉग नहीं लगने दिया। तो यहां से कहीं ना कहीं मेरे टीचिंग की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़े, 3rd ईयर आया, अब फिर से एक क्वेश्चन मार्क आता है जिंदगी में कि क्या करना है।
सीएसआईटी वाले जो दोस्त थे उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन चालू कर दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है तो हमने गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। एक सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड जो कैंपस प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा काम होता है, वो दोस्तों को पढ़ाना चालू किया। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी थी तो दोस्तों को ट्रेन करना चालू किया, एप्टीट्यूड पढ़ाया, ट्रेन किया और काफ़ी लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिसका थोड़ा-सा वो लोग कहते हैं कि योगदान उसमें मेरा भी रहा है क्योंकि मैंने उनको टाइमली चीज़ें पढ़ाई थी। तो यहाँ से कहीं न कहीं एक टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट बनना चालू हुआ था। अब सब दोस्तों की जॉब लग गई, बहुत सारों के प्लेसमेंट करा दिए, हम क्या करें? हमारे पास था 4th ईयर की शुरुआत में गेट की कोचिंग। गेट की कोचिंग करना जब हमने स्टार्ट करी थी, काफ़ी चीज़ें सीखी, ड्यूरिंग द प्रोसेस समझ आया सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब जब गेट दिया तो नहीं हुआ, कॉलेज ख़त्म हो चुके थे और पहली नाकामी हाथ लगी कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होता है गेट में, पहली बार कट ऑफ भी नहीं निकलता है। सारे दोस्त लोग नौकरी के लिए जा चुके थे, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ही ली थी, डिग्री ले ही ली थी, तो भैया ड्रॉप लेके गेट निकालिए, अदरवाइज नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब एट द सेम टाइम हमारे साथ एक इशू ये भी था कि जो मैम थी उनका भी सिलेक्शन हो चुका था अच्छी खासी एमएनसी में। अब वो भी वर्किंग थी लेकिन हम थे निकम्मे, जिसमें हमारे पास कोई जॉब नहीं थी और हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो डिफेंस में थे, तो उधर से एक प्रेशर था कहीं ना कहीं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में ही आना है। तो जाकर गेट की प्रिपरेशन और अच्छे से करना स्टार्ट करी। ड्रॉप लिया, पहला ड्रॉप हुआ, गेट क्वालिफाई हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए। दूसरा ड्रॉप, सोचा था फोड़ देंगे, बिल्कुल बहुत इंटेंसिटी से प्रिपरेशन करी, बहुत सारी मेहनत लगाई, सब अच्छा चल रहा था। टेस्ट सीरीज में बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, रैंक बढ़िया आ रही थी ऑल ओवर इंडिया। फरवरी में गेट का पेपर होना था, नवंबर में पापा की तबीयत खराब हो जाती है, उनको नागपुर एडमिट किया जाता है और वहां पर अब इतने बड़े हो चुके थे कि लगता था कि यार कुछ अपनी तरफ से किया जाए। मैंने उन दोस्तों को कॉल किया जिनके लिए मैं सोचता था कि शायद उनके कैंपस प्लेसमेंट में मेरा थोड़ा सा हाथ है। मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार 20,000 रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो कमा नहीं रहा था, मैं तो निठल्ला बैठा हुआ था आराम से। तो उन्होंने फर्स्ट गो में मना कर दिया कि यार अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होंगी, लेकिन दैट इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ जहां पे मेरे को पता लगा कि यार पैसे थोड़े इंपॉर्टेंट तो होते हैं। सेकेंड टाइम जब गेट दे रहा था, फादर 15 से 20 दिन नागपुर में एडमिट रहे थे, मैं नागपुर में रहा 15-20 दिन, कुछ नहीं पढ़ाई करी, ऐसा लग रहा था वापस जीरो पे आ गया हूं। अब क्या होगा, फेब में कैसे एग्जाम दूंगा, आ चुका था जनवरी, अब रिवीजन कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं रह रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। पूरा एक ब्लैक चादर थी आंखों के सामने, कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि भाई अभी आप एमटेक कर सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे। फिर धीरे से पता लगा कि भाई एमटेक करने पे 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। मैंने कहा चलो ये अच्छा है, कुछ तो आएगा। तो हमने एनआईटी भोपाल ज्वाइन कर लिया। अब एनआईटी भोपाल ज्वाइन किया, यहाँ से टीचिंग की प्रॉपर जर्नी स्टार्ट होती है। अब एमटेक की जर्नी ना बहुत अच्छी रही क्योंकि यहाँ मैं अपने दोस्तों से मिला, तरुण और सत्यम से। भाई इन लोगों ने बहुत साथ दिया ड्यूरिंग दिस जर्नी। हमारा एक घर था, उस घर में हमारे पास दरवाजे नहीं थे, सारी चीजें भरोसे पे चलती थी। और ये बहुत, आज भी हम सोचते हैं कि यार हम कैसे कैसे घर में रहे जिसमें दरवाजे ही नहीं थे, बाहर एक छोटा सा टीन का दरवाजा था, बस वही रहता था। एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब में था तो वो हमको स्कूटी दे जाता था, वो वीकली अप डाउन करता था, तो उसकी स्कूटी हमारे पास रहती थी। तो भाई एक गाड़ी भी थी, लाइफ बढ़िया चल रही थी एकदम। जब अंकुर स्कूल में मैंने पढ़ाना चालू किया, अभी तक जितनी भी चीज हो रही थी ना वो ये थी कि भाई दिनचर्या चल जाए, पैसा अच्छा खासा आ जाए। लेकिन जब अंकुर स्कूल में पढ़ाना चालू किया, पता लगा यार बच्चे इतने अंडर प्रिविलेज हैं कि उन्होंने कभी चीजों को, सब्जेक्ट को, पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। स्कूल में सारे बच्चे वैसे, प्लस उनका जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी वैसे ही कि उनको कभी पढ़ाई के लिए एनकरेजमेंट किया ही नहीं गया। और उनको समझाना, भाई साहब, मतलब जब पहले दिन में गया, मुझे अच्छे से याद है 11वीं की फिजिक्स की क्लास थी, मैं स्ट्रेस स्ट्रेंथ पढ़ाता था। मुझे लगता था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने सोम पढ़ रखा है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। जब मैं गया वहां पर पढ़ाने तो
मैं नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि वो बच्चों को कितना भी कर दो वो समझने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पर पहला चैलेंज आया लाइफ का कि यार इनको ही पढ़ाना है, अब इनको बताना है कि कैसे पढ़ना है। तो मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी उठाई, चीजों को रगड़ना चालू किया, ये ऐसे देखा देखा देखा। भाई अंकुर स्कूल में 6 महीने काम किया, और उसके बाद ये 6 महीने में जो आदित्य जैन वहां से निकला वो केपेबल था कि अब मैं किसी को भी पढ़ा सकता था। वो स्किल सेट एक डेवलप हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैम आपकी आईटी में थी, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि लॉन्ग टाइम करियर हमको टीचिंग में बनाना है। हमने सोचा था कि भाई आईटी में मैम है, आईटी में जाएंगे, बढ़िया जॉब करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो टीसीएस का इंटरव्यू देना था, कोडिंग पढ़ना चालू करी, बाय गॉड ग्रेस पढ़ ली और टीसीएस का इंटरव्यू आपका रिटर्न क्रैक कर दिया। बात आती है इंटरव्यू था इंदौर में। इंटरव्यू से ठीक 2 दिन पहले तबीयत हो जाती है खराब। इतनी खराब कि भाई सत्यम और तरुण हमको पकड़ के वॉशरूम यूज करवा रहे थे। चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब चेक करवाया तो निकला डेंगू और प्लेटलेट्स काफी गिर चुकी थी। मतलब हम इस कंडीशन में नहीं थे कि भाई जाकर आप इंटरव्यू दियाओ। टीसीएस वालों को नहीं दे पाए। एक सपना अधूरा था, रह गया। टीसीएस में नहीं हुआ, एक डोर क्लोज। अब फिर से क्वेश्चन मार्क आके लग गया। पहला लगा था स्कूल के टाइम, दूसरा लगा आपका कॉलेज जब एमटेक की जब आपका गेट स्टार्ट करना चालू किया था, तीसरा लगा अब कि भाई अब लाइफ में क्या करना है। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्नी चल ही रही थी, वो थी टीचिंग की। खैर, जो होना था वो हुआ। अब आगे क्या करना है ये सोच रहे थे, तो पता लगता है कि भाई आकाश इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट आ रहा है एनआईटी भोपाल के अंदर। और सत्यम, तरुण और मैं तीनों लग गए बिल्कुल एकदम कि भाई ये निकालने ही है, इसके अलावा अब कोई चारा बचा नहीं है आपके पास करने के लिए। जैसे ही प्लेसमेंट की तैयारियां करना चालू करी, सबसे पहले रिटर्न निकालते हैं तीनों का। उसके बाद डेमो प्रिपेयर करने की बारी आती है। हमको कहा जाता है कि एक 20 मिनट का डेमो आपको प्रिपेयर करना है, वो रिकॉर्ड होकर दिल्ली जाएगा, वहां पे सेलेक्ट होगा। ठीक है भाई, हम तीनों ने डेमो प्रिपेयर किया। सत्यम ने बहुत हेल्प करी हम सबका डेमो प्रिपेयर करने के लिए। और जब रिजल्ट आता है तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही सिलेक्शन होता है पता लगता है दिल्ली जाना है, ट्रेनिंग करना है। 3 महीने की ट्रेनिंग हो रही है आईआईटी जेईई एडवांस की हमारी। बढ़िया, पहली बार देखा कि भाई मैथमेटिक्स ऐसी भी होती है, क्योंकि अभी तक हमने कभी कोचिंग करी नहीं थी किसी ने भी। ना ही जेईई की कोचिंग करी थी, ना ही नीट की कोचिंग करी थी। अब पहली बार कंटेंट सामने आता है। 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई। सबसे पहली पोस्टिंग आती है जयपुर गोपालपुरा की, जो कि आकाश का 3rd लार्जेस्ट सेंटर है। वहां पर मैं मिलता हूं अपने मेंटर रितेश अग्रवाल सर से। उन्होंने कहा कि सर आप अभी नए हो, आप डाउट लीजिए। हमको पहले दिन डाउट में बिठाला गया, एक कॉन्फ्रेंस रूम में हमको जितने भी लोग गए थे जयपुर उनको बिठाल दिया। और पूरे धीरे 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 बात पहुंचना चालू होती है कि भाई न्यू डाउट फैकल्टी आए हैं दिल्ली से, आप अपने डाउट उनसे जाके पूछिए। अब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बच्चों का जमावड़ा लगना चालू हो जाता है। 1-2 दिन होते हैं। दूसरा या तीसरा दिन है, मुझे अच्छे से याद है, एक बच्चा आता है कि सर डाउट बताइए। मैंने कहा ठीक है बेटा पूछ। उसने पहला क्वेश्चन पूछा, रोटेशनल मोशन का था, रोलिंग मोशन, एम्स का आया हुआ एक सवाल था। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट। दूसरा सवाल उसने पूछा फॉलिंग चेन मैकेनिज्म का, ये भी एम्स में आया हुआ था। मैंने कहा बेटा नहीं आता, नेक्स्ट। तीसरा नहीं आता, नेक्स्ट। चौथा नहीं आता, नेक्स्ट। पांचवा नहीं। 5 सवाल उसने पूछे और मेरे पांव कपकपाने लगे। क्यों? क्योंकि मैं एक भी सवाल नहीं बता पाया। रितेश सर ने बुलाया, बोले क्या कर रहे हो आदित्य सर, कैसे चलेगा ऐसे, ट्रेनिंग में क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं सर, क्या ही बताऊं। पहली बार ऐसा लगा कि यार अब जिंदगी में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी खास मेहनत की नहीं थी। रितेश सर ने बोला सर बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, सर ये मेरे नोट्स हैं, प्लीज आप इनको पढ़ के आइए। सर ने अपने नोट्स दिए। जब मैंने वो नोट्स देखे, मैंने कहा यार कंटेंट ऐसा होता है। फिर मैंने वो नोट्स पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे कंटेंट पढ़ाना चालू किया। भाई अब सारी चीजें अच्छी हो गई थी, सवाल बनने लगे थे, सब्जेक्ट अच्छा हो चुका था, अभी तक डाउट फैकल्टी थे। अब हमको जेईई एडवांस की क्लासेस में टेस्ट पेपर डिस्कस करने भेजने लगे थे। अब आ जाता है भाई कोविड। 21 मार्च का टाइम था, मैं छुट्टी लेके पुणे गया हुआ था दोस्तों से मिलने, और वापसी की टिकट 25 मार्च की थी।
जब 25 मार्च की टिकट हुई तो पता लगा कि भाई 21 को पहुंचे और 23 को लग गया लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन लगा सारी चीजें फिर से ब्लैकआउट हो गई। क्या होगा भाई, कैसे करेंगे, वापस जयपुर जाना है, जॉब तो वही है, यहाँ कैसे फंसे रहेंगे। धीरे धीरे पता लगा कि भाई अब यहीं पर क्लास लेनी है, सारी चीजें यहीं करनी है, क्लासेस लेना स्टार्ट करी, सब बढ़िया चलने लगा। पता लगता है कि कंपनी में फायरिंग चालू हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ डिस्ट्रेस हुआ है कोविड को लेके। अब डर लग रहा था, बैच तो था, फीडबैक अच्छा था, सारी चीजें बढ़िया थी, बट डर लग रहा था। पापा से बात की, पापा बोले यार तू क्यों टेंशन ले रहे है, अपनी दुकान है ना, टेंशन नहीं लेना एक भी चीज का। मैंने कहा पापा ठीक है। मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, सारी चीज अच्छी चल रही थी। 2 महीने हो चुका था, 1.5 महीने लगभग लॉकडाउन लगे हुए। पापा से बात हुई, पहली बार फादर ने कहा कि यार पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा पापा कल ही पेमेंट आई है 32,000 रुपये, आप बताओ कितने भेजने। आई वॉज टू क्यूरियस, यार पैसा तो पहली बार बाप बोल रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, आप कैसे पीछे हट सकते हो। मैं कहा पापा ठीक है बताओ, अभी भेजता हूँ। 1 तारीख को पेमेंट आई, 2 मई को उन्होंने कहा था कि पैसे लगेंगे। पापा बोले अगले हफ्ते भेज देना 10,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है पापा, आप तारीख बता दो कितने, बोला 7-8 तारीख को भेज देना। मैंने कहा ठीक है। 5 तारीख को पापा से बात, कॉल आता है, पता लगता है कि फादर नहीं रहे। अब एक गिल्ट रह गया कि यार जिसकी मदद करनी थी वो तो नहीं कर पाया, अब क्या करूंगा। अब जैसे तैसे थोड़े कांटेक्ट थे, पीक लॉकडाउन था, इनोवा करके गया पुणे से इटारसी, 900 किलोमीटर की जर्नी, 18 घंटे लगे थे पहुंचने में। 28,000 रुपये इनोवा वाले ने ले लिए थे। 32,000 सैलरी आई थी 3 दिन पहले, 28,000 रुपये उसको देके घर पे पहुंचा, सारे काम किए, सब हुआ कंप्लीट। अब फिर से ब्लैकआउट, क्वेश्चन मार्क, क्या करना है, कैसे करना है। तो भाई तीसरे दिन, मतलब पापा के जाने के तीसरे दिन बाद से ही मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि खाली नहीं बैठना था। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं खाली बैठूंगा तो सब दिमाग खत्म कर देगा। तो भाई क्लास लेना स्टार्ट करी, नींद आना बंद हुई। रात में 3-3 बजे डाउट बता रहा हूँ, 4-4 बजे डाउट बता रहा हूँ बच्चों के, टेलीग्राम पे भेज भेज के सारी चीज़ें हुई जैसे तैसे। अब बैचेज तो था, फीडबैक अच्छा था, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे बच्चों के, सारी चीज़ बढ़िया चल रही थी, सैलरी कम थी, लेकिन कंपनी में फायरिंग चल ही रही थी। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था चीज़ों को लेके, यार सब चीज़ तो सही है, जब मेरी सैलरी कम है तो मुझे क्यों निकालेंगे। एक दिन कॉल आता है कि सर आपका लेटर आ गया है। आई वॉज शॉक्ड, लेटर कैसे आ सकता है, मेरा सैलरी कम है, मेरा फीडबैक अच्छा है, मेरे पास बैच बढ़िया है, बच्चों के टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। बोले सर ऊपर से आया है तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने रितेश सर से बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने इतनी हेल्प करी, उनको पता थी मेरी कंडीशन क्या है, इतनी हेल्प करी। सर ने कहा ठीक है मैं हटवा देता हूँ, आप मत लो लोड, इसको रुकवा देता हूँ। उन्होंने रुकवाया। अब मैंने और मेहनत करना चालू करी। मैंने कहा ये चीज रितेश सर के डिसीजन को गलत साबित नहीं होने देना है। अब भाई 1 महीने गुजरे थे पिताजी को गए हुए, 5 मई को पिताजी शांत हुए थे। मई निकला, जून निकला, मिड जुलाई में पता लगता है कि भाई घर में 17 लोगों को कोविड हो गया और बड़े पापा जा चुके थे। 2 घर के बड़ों का हाथ 3 महीने के अंदर हमारे ऊपर से हट चुका था। अब क्या करूं। सत्यम को कॉल किया, ऐसा ऐसा है। सत्यम ने बोला मैं देखता हूं। उसने बहुत मदद करी कोविड के टाइम पर। मुझे अभी भी याद है, मैंने 6 क्लास हॉस्पिटल से बैठ के ली थी। उस टाइम पे ऐसी हालत थी कि सब ब्लैकआउट था, घर के 16-17 लोग कोविड में थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। सबको क्वारंटीन कर दिया गया था हॉस्पिटल के अंदर ले जाके। वहां पे और मेहनत करी। मैंने कहा अब रुकना नहीं है यार, अब क्योंकि कुछ बचा है नहीं पीछे जाने के लिए। अब धीरे धीरे ये फेस भी निकला। वापस से पोस्टिंग हुई, जयपुर बुलाया गया, आइए, फिर वहां पर वापस से पढ़ाया गया। लेकिन अब दिक्कत ये थी, सैलरी आ रही थी लगभग 50 से 52 हजार रुपए, बट घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी। पैसा होते हुए भी किसी काम का नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है, जो फादर अकेले देखते थे, अब वो भैया और मुझे आगे देखनी है कि भाई कैसे करें। क्योंकि फादर के रहते हुए कभी किसी चीज की जरूरत, मतलब किसी चीज की कमी नहीं पड़ी, तो हाँ उनके जाने के बाद कैसे पड़ सकती है। जब हमने ये चीज करना चालू करी तो मैंने सर से कहा कि सर, रितेश सर से ही कहा कि सर सैलरी थोड़ी सी बढ़वा दीजिए, सारी चीज तो अच्छी चल रही है। रितेश सर ने कहा कि ठीक है भाई मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ,
बाकी मुझे नहीं पता कि अभी ऊपर वालों का क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इंक्रीमेंट लगा नहीं था। हमने कहा ठीक है सर, आप देख लीजिए, 2 महीने गुजरे, 3 महीने, 4 महीने गुजरे, मैंने सर से कहा सर देख लो ना, थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है। सर ने हेल्प करके अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करवाया, बट वो इंक्रीमेंट इतना नहीं था कि घर की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाए। और यहाँ पर ऑफलाइन का चैप्टर मेरा ख़त्म करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आकाश इंस्टीट्यूट छोड़ता हूँ। अब मेरा एडटेक की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां पर मैं एक एडटेक ज्वाइन करता हूं और पता लगता है कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन कंप्लीटली डिफरेंट है। जहां हम ऑफलाइन में जाते थे, बोलते थे चलो बच्चों क्लास चालू करते हैं, आज ये पढ़ना है, बट जब ऑनलाइन में आए तो पता लगा ऐसा बोलेंगे तो भैया कोई देखेगा ही नहीं। यहां पर आके हमको पता लगता है बोलना कैसे पता। क्या हाल है बच्चों, आज अपने को पढ़ना है दिस पर्टिकुलर टॉपिक और आज अपन मजा दिला देंगे। बहुत डिफरेंस है इन चीजों में। आओ बच्चों आज ये पढ़ते हैं, आओ बच्चों आज ये पढ़ते हैं। तो जब ये चीज सीखने में मेरे को 1 साल लग गया, बहुत मेहनत करी, लेकिन समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क। मेरे को वो एडटेक भी छोड़ने पड़ गया। अब मैं मिला कुछ बहुत ऐसे लोगों से जिन्होंने ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखाए, सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए, लेकिन जब उन सपनों को मुकम्मल करने की बारी आई ना, तो छोड़ के सबसे पहले वही लोग भागे। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, कोर्स कंप्लीट करना फिर से एडटेक के अंदर, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी टीममेट जिनके साथ बड़े बड़े सपने देखे थे वो साथ नहीं था। अब मैंने 8-8, 7-7, 6-6 घंटे की क्लासेस लेना स्टार्ट किया और वहां पर कोर्स कंप्लीट कराया। यूट्यूब का एक सिंगल फैकल्टी बना जिसने ओपन फीडबैक लिया फिजिक्स नीट के सिलेबस कंप्लीट का, और मोर देन 1400 कमेंट उस वीडियो के ऊपर आज भी पॉजिटिव हैं, जहां पे बच्चों ने बोला कि हाँ सर, फिजिक्स बायोलॉजी से इजी है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। और इस बैच से भी 2 बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 आए। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट थी लाइफ की। इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन मार्क आया कि क्या करना है। कोर्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बच्चों का साथ नहीं छोड़ना था, क्योंकि अब ये स्टेट आ चुकी थी कि यार पैसा सब सेकेंडरी था। अब बच्चों का बिलीव हो गया था एक बार कि यार इनको कुछ करवाना है। जब वो छोटे छोटे बच्चे अलग अलग गांव से आके पढ़ते हैं और कहते हैं कि सर फिजिक्स टफ लगता है, और मुझे लगता था कि मैं उनको पढ़ा सकता हूं, तो भाई मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाया, पहली क्लास ली यूट्यूब पर लाइव, 1500 से ज्यादा बच्चों ने देखा। और जैसे ही वो क्लास खत्म करी, पता एडटेक के सारे दिग्गज लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े थे, सर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, सर कब मिलना है आप बताओ। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि एडटेक का हर इंसान मेरे से मिलना चाह रहा है। मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिला, लेकिन अब एक डर था यार, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बहुत बड़े धोखे से गुजरा था मैं, तो बिलीव नहीं कर पा रहा था किसी के ऊपर कि यार क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी बीच बहुत बड़े बड़े ऑफर भी आए, बड़े बड़े एडटेक से, लेकिन सत्यम जो शायरी लिखता है मेरा दोस्त, वही जो एमटेक में था, उसने एक इतनी प्यारी शायरी लिखी जो मेरे दिल को छू गई। उसने लिखा कि तुम्हें दरिया से इश्क है किनारा बनना है, मुझे झुंड से निकलना है सितारा बनना है। जब मैंने ये शायरी पढ़ी, मेरे पास एक ऑफर था 1,28,00,000 रुपए का, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अपने नाम के पीछे किसी ब्रांड का नाम नहीं लगने देना था मेरे को। तो ये एक जिद पकड़ ली थी कि यार कभी एजे सर फिजिक्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से नहीं जाने जाएंगे। अब करना है तो खुद कुछ करना है, लेकिन डर ये था कि यार अकेले क्या ही कर लूंगा। इसी के बीच जब मैं नीट काका जी की टीम से मिला, तो यार एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ थॉट्स का कि यार जो काम मैं कर रहा था वही काम तो ये टीम कर रही है, तो क्यों ना मिलके साथ करते हैं। तो भाई यहां पर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नीट काका जी की टीम के साथ, और आज भी हम 60,000 से ज्यादा पेड कस्टमर से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे लाखों बच्चों से जुड़े हुए हैं, और सबका एक ही कहना है कि ये टीम एक्सेप्शनल है। तो ये थी एक ऐसे बच्चे की जर्नी जो निकला था स्पोर्ट्स की फील्ड से और पढ़ाने लगा। यहां मेरी जर्नी से आपको क्या सीखने मिलता है? सबसे पहली बात, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मेरे को डेंगू नहीं होता तो आज मैं कहीं कोई आईटी कंपनी में रह रहा होता। अगर मैं अंकुर स्कूल नहीं जाता तो आज शायद इस जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे यहां पर खड़ा नहीं होता। आज अगर मैं वो कोविड के टाइम पे हार्डवर्क नहीं करता, रात रात भर डाउट नहीं बताता, तो शायद आप जो मेरे लेक्चर में देखते हैं कि मेरे को पहले ही पता लग जाता है कि आपको कहां पे डाउट आ सकता है और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, शायद
वो नहीं कर पाता, हार्ड वर्क नहीं करता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ध्यान रखिए, आपकी फैमिली, आपके थॉट्स, आपकी ड्रीम ही सब कुछ है, आपका हार्ड वर्क ही सब कुछ है, आपको करना पड़ेगा और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए लाइफ में। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज आदित्य जैन बच्चों, ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। थैंक यू।